अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में MA1 में पहला चैप्टर कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड अकाउंटिंग, और लेक्चर नंबर 5 है हमारा ये। आज इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में हम प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग करेंगे और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो दो अकाउंटिंग हैं, एक का नाम फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो आप FA1 FA2 और FFA में पढ़ रहे हैं, और एक का नाम मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है। आज हमारा जो लर्निंग आउटकम है वो हमारे सिलेबस का A1 पोर्शन में है, जिसमें हमने बुक कीपिंग के प्रिंसिपल्स पे बात करनी है। बुक कीपिंग से क्या मुराद है, तो उसके प्रिंसिपल्स पर। तो वो कहता है जी, एक्सप्लेन एंड इलस्ट्रेट द प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो ये डबल एंट्री क्या चीज़ है ये बताते हैं आपको, और बुक कीपिंग है तो ये स्किल लेवल की चीज़ है। वैसे तो ये जो लर्निंग आउटकम है इसका ज़्यादा इस्तेमाल आपकी FA1 FA2 और FFA में है, लेकिन क्योंकि हमारे सब्जेक्ट में भी कहीं ना कहीं डबल एंट्री बुक कीपिंग का इस्तेमाल होना है, इसीलिए यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है। तो ये वाला लेक्चर आपको FFA या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी हेल्प करेगा। तो सबसे पहली बात ये है, आज के लेक्चर को अगर हम स्टार्ट करें, हमने ये बात ऑलरेडी कर ली हुई है कि किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो ट्रांजैक्शंस को हमने कहा था, ट्रांजैक्शन मीन बिजनेस का लेन देन होता है जो बिजनेस का और किसी और थर्ड पार्टी के दरमियान होता है। तो बिजनेस का जो भी लेन देन है वो बिजनेस की ट्रांजैक्शन है। टोटल 3 तरह की मेन ट्रांजैक्शन है: परचेज की ट्रांजैक्शन, सेल की ट्रांजैक्शन और पेरोल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, परचेज, सेल और पेरोल। तो परचेज की आगे से हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी। एक तो हम कोई भी परचेज करेंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे फॉर यूज इन प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल की परचेज। प्रोडक्ट परचेज करेंगे बेचने के लिए, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे फॉर यूज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्ट परचेज करेंगे फॉर रीसेल, और उसके अलावा प्लांट, मशीन, बिल्डिंग, नॉन करंट एसेट्स परचेज करेंगे। अब जो अकाउंटेंट होता है वो बिजनेस की ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। लफ्ज बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? बुक कीपिंग किसे कहते हैं? रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस। और रिकॉर्डिंग कहां की जाएगी? बिजनेस की बुक्स में, बुक्स या रिकॉर्ड्स, कोई रजिस्टर वगैरह होगा, आजकल तो कंप्यूटराइज्ड है। बिजनेस के रिकॉर्ड्स में या बुक्स में रिकॉर्ड की जाएगी। वो जो बिजनेस की बुक या रिकॉर्ड होता है उसको जर्नल कहते हैं। तो अभी हमने बुक कीपिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। तो अब आप पूछ रहे हैं, आपके ज़हन में सबसे पहला सवाल ये आना चाहिए कि सर बुक कीपिंग से क्या मुराद है? तो बुक कीपिंग से मुराद ये जो मैंने आपको पहले बताई हैं, या जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं उनको रिकॉर्ड करना। जिस कॉपी में, जिस रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे वो मैनुअल है चाहे कंप्यूटराइज्ड है, उसको जर्नल कहते हैं। रिकॉर्डिंग करने के लिए जो डाटा इस्तेमाल होता है उसको बिजनेस की ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। तो इसका मतलब है आप ये सीखेंगे कि एज एन अकाउंटेंट या एज अ बुक कीपर आप किसी भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो बुक कीपिंग के प्रिंसिपल्स बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि बिजनेस में जो भी बुक कीपिंग करना चाहता है उसके तमाम प्रिंसिपल के पीछे ये एक अकाउंटिंग की इक्वेशन मौजूद है। तमाम प्रिंसिपल्स इस अकाउंटिंग इक्वेशन पर बेस कर रहे हैं। जी, क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन? ये बिल्कुल मैथ की तरह बिजनेस की एक इक्वेशन है जिसकी ये अंदर होता है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। हाँ जी, बिजनेस की एक अकाउंटिंग इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। ये चीजें बिजनेस की हैं।
आप बिजनेस के अकाउंटेंट हैं, आप बिजनेस के बुक कीपर हैं, तो आप ये बिजनेस के एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। किसी भी बिजनेस के एसेट्स क्या होते हैं जी? एसेट से क्या मुराद है बेटा? कोई भी ऐसी आइटम, कोई भी ऐसी चीज जिसका बिजनेस को फ्यूचर बेनिफिट हो, कोई भी ऐसी चीज जिसका बिजनेस को फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, यानी उसको बिजनेस यूज करके फ्यूचर में 2 माह 3 माह 6 माह साल या 1 साल से ज्यादा फायदा उठा सके, और दूसरे नंबर पर वो बिजनेस की ऑनरशिप एंड कंट्रोल में हो। हर वो चीज जो बिजनेस में आपको फ्यूचर बेनिफिट दे और आपके बिजनेस की वो ऑनरशिप और कंट्रोल में हो, बिजनेस उसको यूज करके बेनिफिट फ्यूचर में उठा सके, ऐसी किसी भी प्रॉपर्टी को, ऐसी किसी भी आइटम को, ऐसी किसी भी चीज को एसेट्स कहा जाता है। तो एसेट्स किसी भी बिजनेस के रिसोर्सेज हैं। बिजनेस की वो चीजें हैं जिनको बिजनेस यूज करता है, ओन करता है, कंट्रोल करता है और उनको यूज करके फ्यूचर बेनिफिट जनरेट करता है। एसेट्स की एग्जांपल कौन कौन सी है बताएं जी, आपको पता हो एसेट्स में क्या क्या आता है जी, एग्जांपल दें। एसेट्स में क्या क्या आता है? बिजनेस के एसेट्स, आपके घर के नहीं, बिजनेस के एसेट्स में क्या क्या आता है? तो सबसे पहली बात है, किसी भी बिजनेस में जो कैश है, जो बिजनेस के दराज में पड़ा हुआ है, वो बिजनेस का एसेट है। कैश इन हैंड कहते हैं इसे, क्योंकि वो कैश बिजनेस की ऑनरशिप में है, जब मर्जी चाहे बिजनेस जो मर्जी चाहे उससे खरीद सके। मैं ऑनर की बात नहीं कर रहा, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। तो बिजनेस और उसके ऑनर को सेपरेट रखना है। तो बिजनेस में जितना भी कैश होगा वो बिजनेस का एसेट है। इसी तरह अगर बिजनेस का कोई बैंक अकाउंट है, तो जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस, जो बैंक बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है वो भी आपके बिजनेस का एसेट है। इसको बोलते हैं कैश एट बैंक। जो आपके पास ऑफिस में है दराज में, उसको कहते हैं कैश इन हैंड, और जो बैंक में जमा कराया हुआ पैसा है वो आपका कैश एट बैंक है। और कौन सी चीज है जिससे एक बिजनेस फ्यूचर में फायदा उठा सकता है? तो किसी भी किस्म का कोई भी फर्नीचर बिजनेस का एसेट है। हर वो चीज जिसको यूज करके बिजनेस फ्यूचर में बेनिफिट उठा सकता है और वो बिजनेस की ऑनरशिप में भी है, उसको कहते हैं एसेट। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, हाँ जी, फर्नीचर, कार्स, हाँ जी, कार्स को आप व्हीकल्स कह सकते हैं। अब व्हीकल्स में सारी गाड़ियां आ जाएंगी, ट्रक आ जाएंगे। इसी तरह जो बिजनेस में अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है, इसी तरह बिजनेस में अगर कोई ऑफिस कंप्यूटर्स हैं, या जिनको कलेक्टिवली ऑफिस इक्विपमेंट्स कहते हैं, इसमें सब आ जाते हैं, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, टाइपराइटर, फैक्स मशीन, प्रिंटर, फोटोकॉपी मशीन, सब ऑफिस इक्विपमेंट्स में आ जाता है। इसी तरह बिजनेस के पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है, जो बिजनेस ने बेचने के लिए चीजें ली हुई हैं, मैंने बताया था इन्वेंट्री गुड्स को कहते हैं। जो आप ये परचेज नहीं करते बेचने की नीयत से, इसको इन्वेंट्री कहते हैं, या इस्तेमाल की नीयत से। तो ये जो इन्वेंट्री होती है जिसको आप बेचना चाह रहे हैं या यूज करना चाह रहे हैं, ये भी एसेट है। इसी तरह जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं, जिन कस्टमर से उधार के पैसे आपने वसूल करने हैं, इनको डेटर्स भी कहते हैं। ये तमाम एसेट्स की एग्जाम्पल्स हैं। इन तमाम में दो खूबियां आम पाई जाती हैं कि इन तमाम एसेट्स को हम अपने बिजनेस में यूज करके फ्यूचर में बेनिफिट ले सकते हैं। ये बिजनेस की ऑनरशिप और कंट्रोल में होते हैं। इसी तरह बिजनेस का लैंड है, बिजनेस की लैंड है, किराए पे ली हुई लैंड नहीं, खरीदी हुई लैंड। इसी तरह बिल्डिंग, ऑफिस की या फैक्ट्री की बिल्डिंग, बिल्डिंग को प्रेमिसेस भी कहते हैं, ऑफिस प्रेमिसेस। तो बेटा ये तमाम चीजें जिनका हमारे बिजनेस में फ्यूचर में फायदा है और आप इनको ओन करते हैं, बिजनेस की ऑनरशिप में है। मिसाल के तौर पर अगर हमने बिल्डिंग किराए पे ली है, आल्दो हम उस बिल्डिंग को इस्तेमाल करके फायदा तो उठा रहे हैं, लेकिन वो बिल्डिंग हमारी नहीं है, तो वो किराए की बिल्डिंग आपका एसेट नहीं है। लेकिन खरीदी हुई बिल्डिंग आपका एसेट है। किराए पे ली हुई गाड़ी आपका एसेट नहीं है, लेकिन जो खरीदी हुई गाड़ी है जो बिजनेस में यूज हो रही है वो एसेट है। तो ये बिजनेस के एसेट्स हैं। अब ये एसेट बिजनेस में खुद ब खुद पैदा नहीं होते, इन एसेट्स को कोई ना कोई पार्टी कंट्रीब्यूट करती है, यानी ये एसेट कहीं ना कहीं से आते हैं। या ये एसेट ऑनर देता है,
अगर ये एसेट ऑनर दे रहा है तो जितने एसेट ऑनर देगा यहाँ एसेट लिखेंगे और उसका क्लेम लिख लेंगे। तो ऑनर इक्विटी क्या है, यानी ये जो एसेट्स हैं, ये जो लेफ्ट साइड है इक्वेशन की, उसके अगेंस्ट जो राइट साइड है वो ये बता रही है कि ये एसेट कौन कौन देता है। अगर एसेट का वो पोर्शन जो ऑनर दे रहा है वो ऑनर इक्विटी के नीचे लिखेंगे। ऑनर के अलावा कोई भी पार्टी जो बिजनेस को एसेट दे रही है उसको आउटसाइडर कहेंगे। और यहां हमने आउटसाइडर का क्लेम लिखना है। क्लेम का मतलब होता है हक लिखना है। तो मिसाल के तौर पर एक बिजनेस में 5 लाख के एसेट्स हैं, जिसमें से 2 लाख के एसेट ऑनर ने दिए हैं और 3 लाख के किसी बैंक से कर्जा लिए हैं। तो बेटा ये जो एसेट्स हैं उसमें 2 लाख, हम यहाँ पे एसेट्स 5 लाख लिखेंगे, 2 लाख का ऑनर का क्लेम लिखेंगे, यानी आज बिजनेस बंद हो 2 लाख ऑनर के वापस करने हैं और 3 लाख किसी आउटसाइडर के वापस करने हैं। तो याद रखें ये वाली साइड जो है ये एसेट्स के ऊपर किसी ना किसी का क्लेम शो हो रहा है, क्लेम या किसने कंट्रीब्यूट किए हैं ये शो किया जा रहा है। अगर एसेट्स का कुछ पोर्शन ऑनर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो एसेट्स में आएंगे और इधर ऑनर का कंट्रीब्यूशन भी लिखेंगे। अगर कोई एसेट्स ऑनर के अलावा कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, कोई भी आउटसाइडर अदर देन ऑनर, तो वो लाइबिलिटीज में लिखा जाएगा, जिसका मतलब है ये एसेट्स ऑनर के अलावा किसी बंदे ने कंट्रीब्यूट किए हैं, जो कि कल को या तो एसेट वापस करने हैं या उसके पैसे देने हैं। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ रही होगी। किसी भी बिजनेस के जो ये एसेट्स हैं ये दो पार्टीज कंट्रीब्यूट करती हैं, या ऑनर के अलावा। मिसाल के तौर पर मैं एक शॉप ओपन करता हूं और मैं उसका ऑनर हूं। मैं शॉप बिजनेस ओपन होने में जो जो बिजनेस को एसेट्स दूंगा वो एसेट मेरे नहीं रहेंगे, वो बिजनेस के हो जाएंगे। बिजनेस को आपने एक सेपरेट बंदा मानना है। तो बिजनेस के जो एसेट्स हैं या वो ऑनर की तरफ से आ रहे हैं या आउटसाइडर की तरफ से आ रहे हैं, एज एन अकाउंटेंट ये आपकी जिम्मेदारी है जिससे जितने एसेट मालियत के आ रहे हैं वो उसका उतना क्लेम लिखें, हक लिखें। जितने एसेट, अगर सारे एसेट ऑनर दे रहा है तो यहाँ 5 लाख के एसेट लिखेंगे और ऑनर इक्विटी के नीचे 5 लाख लिख देंगे। अगर सारे ये एसेट आउटसाइडर दे रहा है, जो कि नहीं होता, कारोबार का आगाज ऑनर ही करता है। अगर 5 लाख के 5 लाख एसेट किसी बैंक से लिए हुए उधार के पैसों से काम शुरू किया है तो यहां बिजनेस के एसेट्स में 5 लाख कैश आएगा और उधर से बैंक लोन को एज अ लाइबिलिटी या बैंक को लाइबिलिटी बनाएंगे। लाइबिलिटी का मतलब होता है वाजिबुल अदा रकूम, यानी वो अमाउंट्स जो आपने किसी को वापस देनी है जिसपे किसी थर्ड पार्टी का, आउटसाइडर का क्लेम है। उम्मीद है आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन समझ आ गई होगी। तो ये साइड लाइबिलिटीज कहलाती है। और लाइबिलिटीज की एग्जांपल क्या है, यानी अगर आपसे को पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइबिलिटीज, तो आपने कहना है आउटसाइडर का क्लेम, आउटसाइडर का कंट्रीब्यूशन इन द एसेट्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के एसेट में जितना आउटसाइडर का क्लेम या कंट्रीब्यूशन है वो लाइबिलिटीज हैं और ये रीपेबल होती हैं, वापस काबिल वापसी होती हैं। ऑनर का जो कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में वो परमानेंट होता है, जब तक बिजनेस चलता रहेगा ऑनर के पैसे वापस नहीं किए जाते। हाँ थोड़े बहुत वो घर के खर्चे के लिए लेता रहेगा, लेकिन जब तक पूरा बिजनेस वाइंड अप नहीं होता ऑनर के सारे पैसे वापस नहीं होते। तो लाइबिलिटीज की क्या डेफिनेशन है, एसेट्स की जैसे डेफिनेशन थी वैसे ही लाइबिलिटीज क्या है, क्लेम ऑफ आउटसाइडर या कंट्रीब्यूशन ऑफ आउटसाइडर इन द एसेट्स ऑफ बिजनेस। ऑनर इक्विटी क्या है, ऑनर्स क्लेम या ऑनर्स कंट्रीब्यूशन इन द एसेट्स ऑफ बिजनेस। तो लाइबिलिटीज के एग्जांपल में कौन लोग आ जाएंगे, जिनसे आपने कोई भी चीज उधार पे कर्ज के तौर पे ली है, तो तमाम बैंक लोन्स या जो भी किसी दोस्त से भी लोन लिया है तो वो दोस्त भी थर्ड पार्टी है, वो भी आपकी लाइबिलिटी है। इसी तरह तमाम वो लोग जिनसे उधार पे कोई चीज़ खरीदी है, ट्रेड क्रेडिटर्स, इन्वेंट्री उधार पे खरीदी है, इसको अकाउंट्स पेएबल भी कहते हैं, ये लाइबिलिटीज की एग्जांपल है। इसी तरह अगर आपने बैंक से जमा करवाए हुए पैसों से ज़्यादा उधार लिया है उसको बैंक ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। तो ये लाइबिलिटीज की एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, ऑनर्स इक्विटी में क्या आता है, जो ऑनर ने सरमाया दिया है इसको कैपिटल भी कहते हैं। जितना सरमाया ऑनर ने इन्वेस्ट किया है इसको कैपिटल भी कहते हैं। और जितना कारोबार में मुनाफा या नुकसान है वो ऑनर का ही होता है। मुनाफे से कारोबार के ऑनर का क्लेम बढ़ जाएगा, अगर लॉस है तो वो ऑनर के खाते में है। तो हर किस्म का प्रॉफिट लॉस ऑनर के हिस्से में है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन है।
एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। पूरी अकाउंटिंग, पूरी बुक कीपिंग के फंडामेंटल इसी अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर बेस कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं, ये एसेट्स की एग्जांपल हैं, अगर मैं आपसे कहता हूं मिसाल के तौर पर एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, किसी बिजनेस के अगर 3 लाख के एसेट्स हैं और ऑनर ने 4 लाख कंट्रीब्यूट किया हुआ है, तो यहां से बताओ कितनी अमाउंट इसने कंट्रीब्यूट की होगी, बताएं। आउटसाइडर ने कितनी अमाउंट कंट्रीब्यूट की होगी? अगर बिजनेस में 6 लाख के एसेट्स हैं और उसमें से 4 लाख ऑनर ने कंट्रीब्यूट किए हैं, या ऑनर का क्लेम इसमें से 4 लाख के एसेट्स पे है क्योंकि उसने दिए हैं, तो बाकी लाइबिलिटीज के जुमरे में कितने आएंगे? तो आप कहेंगे सर बाकी जितने बचे 6 में से एक्स रख के निकाल लें, तो 2 लाख के जो एसेट्स हैं वो आउटसाइडर कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसका क्लेम लिखेंगे। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल बिजनेस के एसेट्स 5 लाख हैं और इसमें फॉर एग्जांपल 2,50,000 आउटसाइडर ने कंट्रीब्यूट किए हैं, तो बाकी फिर ऑनर ने कितने कंट्रीब्यूट किए होंगे? आप सिंपल कहेंगे सर टोटल एसेट में जितने भी हैं, अगर आधे ऑनर दे रहा है, आधे आउटसाइडर दे रहा है, तो फिर बाकी आधे ऑनर दे रहा होगा। नहीं तो बिजनेस में ये 5 लाख खुद थोड़ी पैदा होना है, किसी ना किसी पार्टी ने कंट्रीब्यूट करना है, और दो ही पार्टीज हैं, या ऑनर या आउटसाइडर। अच्छा जी, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी बिजनेस के एसेट्स मुझे बताओ, अगर ऑनर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 4 लाख है और आउटसाइडर का कंट्रीब्यूशन जो है वो 1 लाख है, तो आप मुझे बताओ इस बिजनेस के टोटल एसेट्स कितने होंगे? तो आप मुझे कहेंगे सर जी देखें, ऑनर ने अगर 4 लाख कंट्रीब्यूट किया है और आउटसाइडर ने 1 लाख कंट्रीब्यूट किया है, तो ये बिजनेस के एसेट 5 लाख से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जितने एसेट्स हैं उतना क्लेम। ये इक्वेशन इसलिए हमेशा बराबर रहेगी, ये बराबर रहेगी, ये बात याद रखना। अब इस इक्वेशन को बनाने के असूल हैं, तो असूल नंबर 1, इस इक्वेशन को बनाने के असूल हैं, ये इक्वेशन प्रिपेयर करने के रूल्स हैं। रूल नंबर 1, अगर आपकी कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन है जिसकी यहां पर एसेट साइड पर अगर इंक्रीज आ रही है, जितनी अमाउंट से इंक्रीज आ रही है उतनी ही अमाउंट से इस साइड पे डिक्रीज आ रही है, तो फिर आपकी ये वाली साइड पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। पहला असूल। हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं, तभी हम डबल एंट्री बुक कीपिंग कह रहे हैं। कम से कम हर ट्रांजैक्शन के दो इम्पैक्ट होते हैं। अगर दोनों इम्पैक्ट एसेट साइड पर ही आ जाएं, तो फिर लाइबिलिटी साइड और ऑनर इक्विटी साइड हिट नहीं होगी। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट एक ही साइड पर आ जाएं, जैसे एसेट साइड पर आ जाएं, रूल्स में पहला रूल क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले आपने एसेट साइड पे अटैक करना है। कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप पढ़ोगे, करोगे, तो अकाउंटिंग में याद रखना हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो चेंजेस होंगी, दो अकाउंट्स हिट हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूं आपने बिजनेस के लिए फर्नीचर परचेज किया है कैश पे, हाँ जी, बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया है, तो आप देखें फर्नीचर भी एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है। तो बिजनेस में अगर आपने फर्नीचर परचेज किया है, तो आपको पता है फर्नीचर बिजनेस का इंक्रीज हो जाएगा $1000 से, अगर फॉर एग्जांपल है, और आपने कैश पे कर दिया तो $1000 से कैश कम हो जाएगा। अब क्योंकि इक्वेशन की दोनों चेंजेस एक ही साइड पर आ रही हैं, $1000 से एसेट एक इंक्रीज कर रहा है और दूसरा एसेट डिक्रीज कर रहा है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन की दूसरी साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि किसी पार्टी ने कंट्रीब्यूशन नहीं किया। बिजनेस के लिए बिजनेस में ही एक एसेट इंक्रीज हो गया, दूसरा डिक्रीज हो गया। ऑनर ने नहीं दिया, आउटसाइडर ने नहीं दिया, बिजनेस ने पैसे देके किसी से खुद लिया है, वो एम्प्लॉय के जरिए किया होगा। क्या ये बात आपको समझ आई? मैथ का असूल है। अगर दोनों चेंजेस एक अकाउंटिंग इक्वेशन की एक ही साइड पर हों, एसेट साइड पे दोनों चेंजेस हों, तो इधर कोई चेंज नहीं आएगा। अब दो चेंजेस क्यों आ रही है बेटा? जब फर्नीचर खरीदोगे तो बिजनेस का फर्नीचर बढ़ जाएगा, कैश चला जाएगा, कैश कम हो जाएगा। आम जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। अगर हम
बाइक खरीद रहे हैं तो बाइक इंक्रीज कर जाएगी, गाड़ी खरीद रहे हैं तो व्हीकल इंक्रीज कर जाएगी, बिजनेस का कैश डिक्रीज कर जाएगा। ये ऐसे ही चलना है। हर ट्रांजेक्शन में दो इंपैक्ट्स हैं, कम से कम दो, इसीलिए इसको डबल एंट्री कहते हैं। डबल एंट्री का मतलब ये है एवरी ट्रांजेक्शन हैज मिनिमम टू इंपैक्ट्स, एक इंक्रीज का होगा और एक डिक्रीज का होगा, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो होंगे। क्या ये बात समझ आ गई है? अगर आपके अकाउंटिंग इक्वेशन की एसेट साइड पे ही दोनों इंपैक्ट्स आ रहे हैं तो आपकी लाइबिलिटी साइड और ऑनर इक्विटी साइड चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो रूल्स में पहला रूल मिसाल के तौर पर, और इसको आसान कर लेते हैं अगर आपको मुश्किल हो रही है, अगर यहां पर एसेट इंक्रीज हो रहा है और वो एसेट ऑनर ने दिया है तो यहां से ऑनर इक्विटी बढ़ जाएगी उतनी अमाउंट से, नो चेंज। अगर कोई बिजनेस का एसेट इंक्रीज हो रहा है, सिर्फ इंक्रीज हो रहा है और वो ऑनर ने नहीं दिया, किसी आउटसाइडर ने दिया है, तो आप इसको बढ़ा देंगे। रूल नंबर 2, एसेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अमाउंट से भी लिख सकते हैं इसको। $1000 से कोई भी एसेट इंक्रीज हो रहा है, किसने दिया जी? ऑनर ने दिया है, तो इधर से ऑनर का क्लेम लिख लेंगे। अगर 2000 से कोई एसेट इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टिगेट करते हैं, पता करते हैं किसने दिया है, आउटसाइडर ने दिया है, ये इंक्रीज कर देंगे। ये दो रूल्स हो गए। दोबारा क्लास ज्वाइन करें। जी बेटा, क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? जो मैंने आपको ये दो रूल्स बताए हैं, अगर आपके एसेट साइड पे सिर्फ एसेट इंक्रीज करे, डिक्रीज ना हो, तो फौरन आपने देखना है किसने कंट्रीब्यूट किया है। ऑनर ने कंट्रीब्यूट किया है तो उसका क्लेम बढ़ा लेना है। अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है और किसी आउटसाइडर ने कंट्रीब्यूट किया है ऑनर के अलावा, तो उसका क्लेम बढ़ा लेना है। अगर बिजनेस में कोई भी एसेट डिक्रीज कर रहा है और पता चलता है वो ऑनर ले गया अपने घर के खर्चों के लिए, कोई भी बिजनेस का कैश या कोई भी एसेट उठा के ऑनर ले गया, अपने बच्चों की फीस देनी थी, उसने बिजनेस से पैसे निकलवा लिए, अगर बिजनेस का कोई भी एसेट कम हो और ऑनर की वजह से कम हो, तो आपने यहां पर एसेट कम करने हैं। पहले एसेट साइड इफेक्ट होती है, फिर ऑनर ले गया तो यहां से ऑनर का क्लेम कम कर लें। इसी तरह अगर बिजनेस का कोई भी एसेट कम हुआ है और उसके पीछे पता लगता है जी ऑनर नहीं लेके गया बल्कि कोई आउटसाइडर है जिसके आपने $2000 पे करने थे, जिसका क्लेम था, उसमें से $500 उसके सेटल कर दिए, दे दिए, वो ले गया, ये क्रॉस का मतलब है नो चेंज। ये चार रूल्स मैंने बताए हैं। पहला रूल क्या है? एनी इंक्रीज इन एसेट ड्यू टू ऑनर, उसका इंपैक्ट क्या आएगा? एसेट बढ़ जाएगा, उधर से ऑनर इक्विटी बढ़ जाएगी। एनी इंक्रीज इन एसेट ड्यू टू अदर देन ऑनर पर्सन, तो एसेट बढ़ जाएगा और लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। एनी डिक्रीज इन एसेट ड्यू टू ऑनर, एसेट कम होगा, उधर से ऑनर इक्विटी कम, ऑनर का क्लेम कम। एनी डिक्रीज इन एसेट ड्यू टू आउटसाइडर, एसेट कम, उसका क्लेम कम। उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट अगला आ जाए। अगला रूल ये था कि अगर किसी बिजनेस का $200 से एक एसेट बढ़ भी रहा है और $200 से दूसरा एसेट कोई भी बिजनेस का कम हो रहा है, जैसे फर्नीचर खरीदा $200 का और कैश पे कर दिया, दोनों एसेट है, एक एसेट दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ एसेट। बिजनेस का एक एसेट बढ़ रहा है और दूसरा एसेट कम हो रहा है, इसको बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ एसेट। इसका आपकी साइड पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। एक एसेट बढ़ रहा है और एक कम हो रहा है, तो इस केस में क्योंकि दोनों चेंज एक ही साइड पर हैं, दो चेंज होने ना, हर ट्रांजेक्शन के कम से कम दो चेंज हैं, आपने दो चेंज देखने हैं, तभी इसका नाम डबल एंट्री है। अच्छा जी, उसके बाद अगर कभी ऐसा हो कि बिजनेस के $50 से एसेट कम हो रहा है लेकिन $80 से बढ़ जाए, यानी $50 की कोई चीज थी, हमने $80 पे बेच के कैश रिकवर कर लिया, तो $50 से एसेट कम हुआ, $80 से बढ़ गया, तो ये जो $30 का डिफरेंस है इसको प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट ऑनर के हिस्से में जाना है, ये प्रॉफिट है। जब भी ये सेम अमाउंट से चेंज नहीं आ रहा, तो जितना डिफरेंट अमाउंट है, अगर वो एक्स्ट्रा एसेट बढ़ रहा है तो उसको प्रॉफिट कहेंगे।
इसमें क्या होगा, कोई भी ऐसी चीज जो $50 की है हमने उसको बेच दिया $80 पे, तो वो एसेट कम हो जाएगा $50 से और $80 कैश मिलेगा, एक एसेट बढ़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई है? तो $50 वाली कोई भी एसेट को अगर आप $80 पे बेचें तो $30 वुड बी योर प्रॉफिट। ये ऐसा होता है कई दफा कि आप जब कोई चीज बेचते हैं तो ज्यादा मालियत पे बिक जाती है। उसके मुकाबले में जो आखिरी पॉइंट है वो ये है कि हमने $50 की कोई चीज बेची लेकिन हमें जो पैसे मिले वो $40 मिले। अब क्या होगा बताएं जी? अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक एसेट $50 से कम हो रहा है लेकिन उसके बदले जो दूसरा एसेट बढ़ रहा है वो उतनी अमाउंट से नहीं बढ़ रहा। इस केस में आपको $10 का लॉस हो रहा है और ये लॉस ऑनर का होता है। प्रॉफिट हो या लॉस हो वो बिजनेस का ऑनर बियर करेगा। तो ये डबल एंट्री है, ये डबल एंट्री बुक कीपिंग है कि हर ट्रांजैक्शन के डुअल एस्पेक्ट्स हैं। अब आप देखें अकाउंटिंग इक्वेशन जो है, अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स जो होते हैं वो लेफ्ट साइड पर हैं, एसेट्स लेफ्ट साइड पर हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। तो अकाउंटिंग में जो लेफ्ट साइड है उसको डेबिट कहते हैं, लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट और राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट। तो हमारी जो अकाउंटिंग है उसमें जो चीज लेफ्ट साइड पे होती है उसको डेबिट बोलते हैं। तो अकाउंटिंग में लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट, राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट। तो आपको बार बार डेबिट क्रेडिट से वास्ता पड़ेगा। तो डेबिट कुछ नहीं है, इट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनीथिंग, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एनी टी अकाउंट। आगे जाके कई जगह पर आप इस तरह अकाउंटिंग में टी अकाउंट बनाएंगे, जो टी अकाउंट की लेफ्ट साइड है इसको डेबिट कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में डीआर से डिनोट करेंगे, राइट साइड को क्रेडिट कहेंगे, सीआर से डिनोट करेंगे। तो इस तरह किसी भी अकाउंटिंग में किसी भी चीज की जो लेफ्ट साइड है दैट इज नोन एज डेबिट, राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट। क्या ये याद रह जाएगा? डेबिट की डेफिनेशन क्या है? लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, लेफ्ट साइड ऑफ समथिंग इन अकाउंटिंग इज नोन एज डेबिट, राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट। अब क्योंकि एसेट्स जो हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर हैं तो यहां से रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बनते हैं और इसी अकाउंटिंग इक्वेशन से बनते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या ये आपने एफ, तो ये रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वहां पर आते हैं, वहां बहुत ज्यादा इनका इस्तेमाल है। हमारे सब्जेक्ट में इनका इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन यहां जो आप पढ़ेंगे इसी को और बेहतर पॉलिश करके वहां पढ़ेंगे। तो ये है थोड़ी टेक्निकल चीज, लेकिन आप अगर आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेबिट तो आपने कहना है डेबिट की कोई डेफिनेशन नहीं है, डेबिट तो एक साइड है। लेफ्ट हैंड साइड अकाउंटिंग में डेबिट कहलाती है, राइट हैंड साइड क्रेडिट कहलाती है, बस। तो आपसे अगर कोई डेबिट क्रेडिट की डेफिनेशन पूछे तो आपने कहना है दीज आर द टू साइड्स अकाउंटिंग इक्वेशन। जैसे मैथ में होता है लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की है, राइट हैंड साइड इक्वेशन की है, मैथ से की तरह है ना ये इक्वेशन। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज डेबिट, राइट हैंड साइड इज नोन एज क्रेडिट, क्योंकि एसेट्स लेफ्ट साइड ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन पे लिखे जाते हैं। एसेट्स अकाउंटिंग इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि एसेट्स आर नॉर्मली डेबिट, यानी एसेट्स डेबिट होंगे, लेफ्ट साइड पर रिकॉर्ड होंगे। लाइबिलिटीज जो होती हैं, जो बिजनेस के आउटसाइडर का क्लेम है वो राइट साइड पे लिखे जाते हैं, तो उनको नॉर्मली उनका जो नॉर्मल बैलेंस है या नॉर्मल ट्रीटमेंट है वो क्रेडिट है नॉर्मली। हाँ जी, ऑनर इक्विटी बताएं। सीआर का मतलब क्रेडिट है, डीआर का मतलब डेबिट रिकॉर्ड या डेबिट। जी बताएं जी, ऑनर इक्विटी क्या होगी? डेबिट होगी क्रेडिट होगी? बिल्कुल, राइट हैंड साइड पे है तो क्रेडिट है। अब आती है बात आगे, अगर एसेट्स में इंक्रीज हो तो क्या करेंगे, और अगर एसेट्स में डिक्रीज करनी हो, माइनस करना हो तो क्या करेंगे? तो यहां बिल्कुल मैथ की तरह चलेगी चीज। देखें, मैथ में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं उसको छुपा रहा हूं, मैथ में आपने पढ़ा हुआ है प्लस प्लस को हम ऐड करते हैं, सिमिलर साइन है ना। माइनस और माइनस क्या होता है मैथ में बताओ? माइनस और माइनस क्या होता है? दो माइनस की फिगर्स क्या होती हैं मैथ में? हाँ जी, प्लस होती हैं, आपको पता है। लेकिन अगर एक फिगर के साथ प्लस लिखा हो और एक के साथ माइनस लिखा हो, या पहली के साथ माइनस और दूसरी के साथ प्लस, तो आप कहते हैं सर क्योंकि इन दोनों का ऑपोजिट साइन है तो माइनस करें। बिल्कुल ऐसे ही अकाउंटिंग में अगर कोई फिगर डेबिट है
और आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो दूसरी फिगर को भी डेबिट करना पड़ेगा। दो डेबिट की फिगर्स ऐड होती हैं। इसी तरह दो क्रेडिट की फिगर्स ऊपर नीचे लिखी जाएं तो वो ऐड होंगी। लेकिन अगर ऑपोजिट हो, डेबिट क्रेडिट या क्रेडिट डेबिट, ये माइनस होंगी, बिल्कुल मैथ की तरह। क्या मेरी बात समझ आ रही है बात आज टेक्निकल, लेकिन ये आपके FA1 की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं करवा रहा हूं। बाय चांस मैं समझ रहा था ये शायद टीचर ने पहले करवा दिया, आपको नहीं करवाया, कोई मसला नहीं, वो करवा देंगे। और बल्कि डिटेल से इसकी प्रैक्टिस भी होनी है वहां पे। मैंने तो अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रैक्टिस नहीं करवाई क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं है, बहुत कम बात होती है हमारे सब्जेक्ट में। लेकिन उम्मीद है आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो चुका होगा। जिस बच्चे को अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छी आती है वो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी उससे देख सकता है, उसी से निकले हुए रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो डबल एंट्री की बुक कीपिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं, उन प्रिंसिपल्स में अकाउंटिंग इक्वेशन भी आनी चाहिए बनानी, और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर डेबिट क्रेडिट भी लिखना आना चाहिए। तो अब ये साफ सी बात है, अगर एसेट्स नॉर्मली डेबिट होते हैं तो मैंने अगर एसेट को किसी भी अमाउंट से इंक्रीज करना होगा तो मैं डेबिट करूंगा तो वो डेबिट डेबिट ऐड होंगे। अगर मैं मसलन फॉर एग्जांपल एक रकम 1000 है और मैं 500 से बढ़ाना चाह रहा हूं, मैं 500 से बढ़ाना चाह रहा हूं तो मैं बढ़ाने के लिए क्रेडिट नहीं कर सकता, मैं इस रकम को डेबिट ही करूंगा। दो डेबिट की फिगर आपको पता है ऐड होती हैं। तो एसेट्स क्योंकि लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं उनका नॉर्मल ट्रीटमेंट डेबिट है। इफ यू वांट टू इंक्रीज द एसेट, जितनी अमाउंट से तुम बढ़ाना चाह रहे होगे तुम और डेबिट कर दोगे। पता नहीं मेरी बात आपको समझ आ रही है कि नहीं। एसेट्स नॉर्मली डेबिट होते हैं, अगर आप उनको और इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो आप डेबिट कर देंगे। अच्छा, लाइबिलिटीज नॉर्मली राइट साइड पे क्रेडिट होती हैं, अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हैं तो वही साइन अडॉप्ट होगा। हाँ, डिक्रीज करना चाह रहे होंगे ना, फिर ऑपोजिट साइड। एसेट्स नॉर्मली डेबिट होते हैं। टीचर आपसे बार बार पूछेंगी कि प्लांट बताओ एसेट है तो क्या होगा, तो आपने कहना है प्लांट एक नॉर्मली एसेट है तो डेबिट होगा। फर्नीचर एक नॉर्मली एसेट है तो लेफ्ट साइड पे आता है डेबिट होगा। कैश एक एसेट है नॉर्मली डेबिट होगा। इस तरह जो भी टीचर आपसे एसेट कहें FA1 के, एसेट कोई भी हो तो आपने उसका नॉर्मल ट्रीटमेंट डेबिट कहना है, यानी उसकी लेफ्ट साइड ही है ना, तो अगर उसमें इंक्रीज आ रहा होगा तो भी डेबिट। हाँ, अगर वो कह दें नहीं कैश एक एसेट डिक्रीज कर रहा है तो जितनी अमाउंट से डिक्रीज कर रहा होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह लाइबिलिटी नॉर्मली क्रेडिट होती है, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट। ऑनर्स इक्विटी भी नॉर्मली क्रेडिट होती है, डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो ये इसको कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन से समझाता हूं, अकाउंटिंग इक्वेशन को और इसको मिला के समझाता हूं आपको बात। आपको लगेगा ये पता नहीं ये क्यों सर ने बताया डेबिट क्रेडिट। अगर आपको ये समझ आ गई बात तो आपकी FA1 FA2 FFA सारी आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये फाउंडेशन है, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। अब आपकी जान से ये डेबिट क्रेडिट ने नहीं छोड़नी। सारी जिंदगी आप, जब तक आपकी अल्लाह ने जिंदगी रखी है, आप अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपकी जिंदगी में दिमाग में डेबिट क्रेडिट वैसे ही चलेगा जैसे प्लस माइनस चलता है आपके दिमाग में। तो आप देखिए, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन से समझाता हूं, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि एक बिजनेस है, मिस्टर ए ने बिजनेस स्टार्ट किया। मिस्टर ए ऑनर है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश ऑफ $2000। ठीक है, बिजनेस का मालिक है, उसने बिजनेस को $2000 कैश लगा के बिजनेस को शुरू कर दिया। अब वो बिजनेस के एसेट हो गए। तो अब ये 2 लाख का कैश लगा के बिजनेस शुरू हुआ है। तो अब आप अकाउंटिंग इक्वेशन में आएंगे, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो सबसे पहले एसेट साइड पे अटैक करना है। हाँ जी, बिजनेस के एसेट्स में कैश बताओ, मालिक के घर की बात नहीं कर रहा, बिजनेस का कैश इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, बताएं जी, आप सोचें। बिजनेस का कैश इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि मालिक ने बिजनेस को पैसे दिए हैं, बिजनेस में पैसे लगाए हैं। तो बिजनेस के दराज में, बिजनेस के ऑफिस में कैश इंक्रीज कर रहा है, कंफर्म है। बिजनेस का कैश $2000 से इंक्रीज कर रहा है, कोई और एसेट डिक्रीज नहीं कर रहा, क्योंकि ये ऑनर ने मिस्टर ए ने दिया है। तो यहां से ऑनर इक्विटी इंक्रीज होगी $2000 से,
कि ये ऑनर का क्लेम है, जिसको कैपिटल के नाम से भी लिख सकते हैं या ऑनर्स इक्विटी भी। तो यानी इस ये जो मैंने फिक्रा लिखा है इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये जो मैंने इंग्लिश में फिक्रा लिखा है ना, इसको बिजनेस की ट्रांजैक्शन बोलते हैं कि बिजनेस में ऑनर ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, सरमाया, तो बिजनेस का कैश बढ़ गया और ऑनर इक्विटी बढ़ गई। अब क्योंकि कैश एक एसेट है और एसेट में $2000 का इंक्रीज आ रहा है, तो अब इसके साथ आप लिखेंगे क्योंकि ये एसेट इंक्रीज कर रहा है तो इसको डेबिट किया जाएगा, और ये $2000 ऑनर इक्विटी में इंक्रीज है, इसको क्रेडिट किया जाएगा। हर ट्रांजैक्शन के दो इंपैक्ट हैं, एक डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, ये कंफर्म है। अगर किसी ट्रांजैक्शन के दो से ज्यादा इंपैक्ट है फिर खिचड़ी पक सकती है कि दो डेबिट हो जाए, क्रेडिट हो जाए, एक डेबिट हो जाए, दो क्रेडिट हो जाए। लेकिन अगर दो ट्रांजैक्शन की चेंजेस हैं तो एक डेबिट और एक क्रेडिट होगी। मेरी बात समझ आ रही है? एक डेबिट और एक क्रेडिट होगी लाजमी। उम्मीद है ये ट्रांजैक्शन आपको समझ आ गई होगी। तो आपकी जो टीचर जब भी आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन कराएंगी या कराएंगे आप, तो आप ये अमाउंट्स के साथ साथ ये डेबिट क्रेडिट लिखते रहें, तो आपसे कभी अकाउंटिंग में ये बुक कीपिंग कर रहे हैं आप, ये बड़ी रफ सी बुक कीपिंग है, तो ये आपकी कभी मिस्टेक नहीं होगी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं इसी के नीचे मुझे बताएं, अगर हमने बिजनेस के लिए $500 का फर्नीचर खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस के लिए $500 का, इसी को आगे लेके चलता हूं, फर्नीचर परचेस्ड, ये जो फिक्रा लिख रहा हूं इसको ट्रांजैक्शन कहते हैं, $500 एंड कैश पेड। हाँ जी, हमने बिजनेस के लिए फर्नीचर खरीदा है इसी कैश में से जो बिजनेस के पास $2000 है। तो अब आप मुझे ये बताएंगे, ये एसेट्स तो में कैश तो पड़ा हुआ था $2000 का पहले से, ऑनर इक्विटी इधर से, लाइबिलिटीज में कुछ नहीं है, ऑनर इक्विटी में था $2000, ये डेबिट था, ये क्रेडिट था, जो भी था ठीक है। अब आपने मुझे बताना है, बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया है $500 का। हाँ जी, अब ये जो कैश है आपको पता है कैश पे किया है, तो इसमें से ये $500 कैश डिक्रीज करेगा, सबको पता है बिजनेस का कैश डिक्रीज होगा $500 से। ओ भाई पैसे दिए कैश पे किया है, तो कैश डिक्रीज होने का मतलब ये तो क्रेडिट होगा। लेकिन बिजनेस में एक नया एसेट ऐड होगा, फर्नीचर। बिजनेस में एक नया एसेट जो पहले तो नहीं था, अब आ जाएगा $500 का। ये ओनर ने नहीं दिया, बिजनेस ने अपने पास पड़े हुए पैसों में से लिया गया है। इधर कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों चेंजेस इस साइड पर हैं। फर्नीचर भी एक एसेट है, कैश भी एक एसेट है। एक एसेट कम हो रहा है, जो पहले मौजूद था उसको पहले देखना, उसमें कमी आ रही है, और एक नया एसेट आ रहा है बिजनेस में, फर्नीचर। हाँ जी, इस फर्नीचर को क्या करेंगे, डेबिट या क्रेडिट? फर्नीचर को क्या करेंगे बताएं, फर्नीचर को क्या करेंगे? जी जनाब, क्योंकि फर्नीचर एक एसेट है, एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट। तो ये अब अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने दो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है। ये रफ बुक कीपिंग थी। नीट बुक कीपिंग क्या होगी कि जो पहली ट्रांजैक्शन है उसमें जो डेबिट वाला अकाउंट है वो पहले लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट होगा $2000 से, और ऑनर्स इक्विटी क्रेडिट होगी $2000 से। ये पहली ट्रांजैक्शन है। आपकी टीचर भी यही कराएंगी, ये बुक कीपिंग कर रहे हैं आप, यानी डेबिट क्रेडिट इंक्रीज डिक्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये जो दूसरी ट्रांजैक्शन थी इसमें कैश डिक्रीज हो रहा है, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये नाम लिखने हैं, और जो डेबिट वाला अकाउंट है हमेशा पहले वो लिखते हैं, या जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो फर्नीचर अकाउंट जो है, फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, फर्नीचर 500 से डेबिट, और कैश दूसरा अकाउंट है वो 500 से क्रेडिट। तो दुनिया का कोई भी अकाउंटेंट आ जाए, जब वो कैश को डेबिट लिखा हुआ देखेगा वो समझ जाएगा कैश इंक्रीज हो रहा है। जब वो यहाँ पे कैश को क्रेडिट होता दिखेगा तो उसके दिमाग में ये रूल चल रहा होगा कि कैश एक एसेट है, एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। क्या मेरी बात समझ आ गई है? ये जो आपने लिखी है ये नीड फॉर्म है बुक कीपिंग की। तो बुक कीपिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं? बुक कीपिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं? बुक कीपिंग के प्रिंसिपल कि आपको किसी ना किसी चीज को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, और वो अकाउंटिंग इक्वेशन से ही निकले हुए हैं। अच्छा, अब इसमें
मैंने आपको बताया था कि जो ऑनर होता है, और सॉरी, जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है या इनकम है या जो खर्चे हैं, इनकम और एक्सपेंस भी होते हैं। तो अगर कोई इनकम और एक्सपेंस आ जाए या लॉसेस आ जाए, वो ऑनर के होते हैं। तो इसी अकाउंटिंग इक्वेशन में जो ऑनर इक्विटी है, इसके अंदर दो और अकाउंट मर्ज होते हैं। एक इनकम या प्रॉफिट्स, जिससे ऑनर इक्विटी बढ़ जाएगी। ये भी ऑनर इक्विटी को बढ़ाते हैं, तो इनका भी नॉर्मली क्रेडिट होंगे, इनकम या प्रॉफिट। और अगर लॉस आ जाए, लॉस आ जाए, लॉस आ जाए, तो लॉस से ऑनर इक्विटी कम होनी होती है, या एक्सपेंस आ जाए कोई भी, उससे ऑनर इक्विटी कम होनी होती है। कोई भी चीज जिसका फ्यूचर बेनिफिट ना हो, वो लॉस या एक्सपेंस है। तो इनकम हो या एक्सपेंस हो, या प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो ऑनर के हैं। इनकम से ऑनर इक्विटी बढ़नी होती है, इसलिए क्रेडिट। एक्सपेंस से ऑनर इक्विटी कम होनी होती है, तो डेबिट। तो ये एक एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन ऐसी होती है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। इसी के अंदर इनकम या प्रॉफिट ऐड हो जाते हैं और एक्सपेंस या लॉस माइनस होने होते हैं, तो ये ऑनर इक्विटी पूरी बनेगी। इसको बोलते हैं एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। क्योंकि ये ऑनर इक्विटी क्रेडिट होती है, तो इनकम भी नॉर्मली क्रेडिट होगी, क्योंकि उसने इनकम ने या प्रॉफिट ने ऑनर के खाते में ऐड होना है। लॉसेज हो या एक्सपेंसेस हो, लॉसेज, एक्सपेंस वो होता है जो पेमेंट तो आप करेंगे लेकिन उसका कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं है। कोई भी ऐसी परचेज या पेमेंट जिसका फ्यूचर बेनिफिट ना हो, उसको एक्सपेंस कहते हैं। तो एक्सपेंस से ऑनर के खाते में ही पड़ने हैं। तमाम खर्चे ऑनर बर्दाश्त करता है, बिजनेस के खर्चे, घर के नहीं, बिजनेस के। तो ऑनर इक्विटी ने कम होना है, इसीलिए ये डेबिट लिखा हुआ है। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन की जो शेप है, इसको कहते हैं एक्सपेंडेड अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें एक्स्ट्रा दो चीजें आ गई, इनकम और एक्सपेंस। कि इनकम नॉर्मली क्रेडिट होती है, अगर बढ़ेगी तो और क्रेडिट करेंगे, कम होगी तो डेबिट। एक्सपेंस नॉर्मली डेबिट होते हैं, इससे ऑनर इक्विटी गिरनी होती है। और एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट। वैसे एक्सपेंस कम नहीं होता। ये रूल्स आपने याद रखने। इनकी ज्यादातर प्रैक्टिस आपके FA1 FA2 में है। मेरे सब्जेक्ट में ये बस आप आज ही पढ़ेंगे और दोबारा गायब, दोबारा शायद ही कभी आए। 3 4 5 चैप्टर्स के बाद, तब तक आप ये वहां पे बड़ी दफा प्रैक्टिस कर चुके होंगे। ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है आपको? तो ये हमने बुक कीपिंग के प्रिंसिपल्स कर लिए। प्रिंसिपल्स, तो प्रिंसिपल्स में दो चीजें मेन आती हैं, हाउ टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन, और दूसरे आते हैं इस अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करना। और जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन पे डेबिट क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करते हैं, तो आपकी डबल एंट्री बनती है। इसको डबल एंट्री बोलते हैं, एंट्री। ये जो मैंने ऊपर नीचे लिखा है ना, डेबिट क्रेडिट, इसको, इस चीज को डबल एंट्री बोलते हैं। ये जहां पे मैंने ये लिखा था, इसको डबल एंट्री भी बोलते हैं। दो अकाउंट्स है ना, इसको डबल एंट्री या जर्नल एंट्री, एंट्री बोलते हैं इसको। जिसमें पहला अकाउंट हमेशा डेबिट वाला लिखना है, अगला अकाउंट हमेशा क्रेडिट वाला लिखना है। तो इसको डबल एंट्री, जर्नल एंट्री, ये इसके नाम है। इसको जर्नल एंट्री भी कहते हैं, जिस रजिस्टर में ये लिखी जाती है उसको जर्नल कहते हैं। इसी को डबल एंट्री भी कहते हैं। इसको डबल एंट्री बुक कीपिंग भी कहते हैं इसको। मतलब ये जर्नल में रिकॉर्ड की जाएगी, और कम से कम हर ट्रांजेक्शन के दो इम्पैक्ट्स होंगे। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम दो चेंजेस। ठीक है जी, चलें। बाकी अब जो थोड़ा सा रह गया वो कल करेंगे बस। आज बस इतना ही, क्योंकि ये काफी टेक्निकल है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। ये टेबल आपको रट्टा होना चाहिए, ये वाला टेबल। ये समझ लो, ये आपके लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसको आपने लिख के अपने पास रख लेना है। ये हर अकाउंटेंट का तावीज़ है, समझ लो। दुनिया के हर अकाउंटेंट को ये आता है। जी, उम्मीद है मेरी बात समझ आ रही होगी। कल हम पढ़ेंगे, चलें अब, बाकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या फ़र्क है। और कल हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा, और कल हम प्रैक्टिस भी करेंगे MCQs की क्लास में। चलें, ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।